नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आरजे सोनू। आज की कहानी कॉल सेंटर स्टोरी की भाग 2 की है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कुछ माता पिता अपने बच्चों को उस कॉल सेंटर में जाने से मना कर देते हैं। कुछ बच्चे डर के मारे अपने आप कॉल सेंटर में जाना बंद कर देते हैं। इस हादसे के बाद कॉल सेंटर में काम का पहाड़ टूट पड़ता है। कम बच्चों के काम पे आने की वजह से आधे से भी ज़्यादा काम बाकी रह जाते थे। यह सब देखकर मनोज कुमार बहुत चिंतित हो गए और इसका उपाय सोचते हैं। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो दूसरे राज्य से युवक और युवतियों को काम करने के लिए लाएंगे। उन्होंने अपने कुछ संपर्क के जरिए यह संदेश दूसरे राज्य तक पहुंचाया और साथ में यह भी संदेश दिया कि उनको तनख्वाह के अलावा एक्स्ट्रा पक्ष 5,000 रुपये दिए जाएंगे। काफ़ी युवक युवतियां काम की तलाश में थे और ऐसा सुनहरा मौका अपने हाथ से कैसे गंवा सकते थे। इसलिए वह अपने राज्य से इस राज्य में आने के लिए तैयार हुए। उनकी इंटरव्यू की तारीख तय की गई और उस दिन सब इस राज्य में उपस्थित हुए। सब ने अच्छे से इंटरव्यू दिया। सबको अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक अलग अलग प्रोसेस में काम दिया गया। बाहर से आए हुए सारे लोग इस कॉल सेंटर के रहस्य से अनजान थे। वे नहीं जानते थे कि इस कॉल सेंटर पर कोई काला साया भी मंडरा रहा है। इसी तरह एक दिन की बात है। फूड ऑर्डर प्रोसेस में रात की शिफ्ट में 10 युवक कॉल ले रहे थे। उसमें से 7 बाहर से आए हुए थे और 3 इसी राज्य के थे। कॉल्स ख़त्म होने के बाद जब थोड़ा समय मिला तो उन तीनों में से किसी एक ने उनको कुछ बातें बताईं। आप सबको पता है, यह कॉल सेंटर से कई युवक युवतियाँ जॉब छोड़ चुके हैं क्योंकि सबका ये कहना है कि इस कॉल सेंटर पर कोई काला साया मंडरा रहा है। यह कॉल सेंटर का नाम बदलकर भूतिया कॉल सेंटर रख देना चाहिए। हाल ही में इस कॉल सेंटर से 2 की जानें भी जा चुकी हैं। पुलिस ने भले ही इसे खुदकुशी कहकर केस बंद कर दिया हो, लेकिन सच बताएं तो यह खुदकुशी नहीं थी। वे दोनों ही भूत और चुड़ैल के शिकार बने थे। हमें भी बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, माँ भी बीमार रहती है। दिन की शिफ्ट में इतना पैसा नहीं मिलता जितनी रात की शिफ्ट में मिलता है, इसलिए मजबूरी में काम कर रहे हैं हम सब। ये बातें सुनकर दूसरे राज्य से आए हुए युवकों में से किसी एक ने उत्तर देते हुए कहा, ये तो सब सिर्फ अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम अभी भी इन सब चीज़ों पर यकीन कर रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। इन तीनों में से केवल यही एकमात्र युवक था जिसको भूत प्रेत से बिल्कुल डर नहीं था। लेकिन बाकी दोनों दोस्त ये सब बातें सुनकर डरने लगे और वापस राज्य जाने के बारे में सोचने लगे। उसमें से एक ने तो ठान लिया था कि अभी वह इस कॉल सेंटर को छोड़ देगा। उसका नाम सुरेश था। बाकी 2 दोस्तों ने उसके बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और वो भागते भागते नीचे जाने लगा। जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तभी उसने महसूस किया कि जैसे मानो कोई उसके पैर पकड़कर उसको रोक रहा हो। उसने आसपास भी देखा मगर कोई नहीं दिखा। घबराते हुए वह नीचे पहुंचा। इतनी रात हो गई थी इसलिए उसको कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा था। 3 मिनट के बाद एक बाइक सवार आते हुए दिखा। बाइक सवार उसको देखकर ही रुक गया और पूछा, आपको कहाँ जाना है भाई? मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना है, कृपया आप वहाँ तक मुझे छोड़ दोगे? सुरेश ने उत्तर देते हुए कहा। बाइक सवार ने सुरेश को लिफ्ट दी और बाइक चलाने लगा। थोड़ी देर बाद सुरेश ने देखा कि बाइक सवार तो गायब हो गया और बाइक अपने आप चल रही थी। सुरेश बहुत डर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाइक रोको, बाइक रोको, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। थोड़ी देर के बाद एक घटादार पेड़ के नीचे आकर बाइक रुक गई। सुरेश जैसे ही बाइक के नीचे उतरा तुरंत ही उसे अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। सुरेश ने महसूस किया कि कोई ताकत उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है और उसको ज़ोर से खींच रही है। सुरेश इतना डर गया कि उसकी आवाज़ भी रुक गई। सुरेश डर के मारे बहुत कांपने लगा और पूरी तरह घबरा गया। उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, बस चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। सुरेश को उस बुरी शक्ति ने ऊपर उठाया, फिर जोर से नीचे फेंक दिया। जब उसने अपनी आंख ऊपर की तो उसने देखा
पेड़ के ऊपर की डाली से एक चुड़ैल उल्टी लटकती हुई दिखाई दी। उसके दोनों हाथ खून से रंगे हुए थे। चुड़ैल ने दोनों हाथों से सुरेश के गला पकड़ा और उसको ऊपर पेड़ पर ले गई। पेड़ की एक डाली पर उसको बिठाकर फिर वो वापस गायब हो गई। सुरेश ने अपने पास में देखा तो कोई भी नहीं था। फिर अचानक उसे हवा में उड़ता हुआ एक कंकाल दिखाई दिया जो उसके पास ही आ रहा था। उस कंकाल ने उसका गला पकड़ा। सुरेश ने बहुत कोशिश की लेकिन अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। आखिरकार वह हिम्मत करके पेड़ के नीचे कूद गया और तेजी से भागने लगा। थोड़ी देर भागने के बाद वह शांत हो गया। आसपास भी कोई नहीं है ऐसा उसको एहसास हुआ। वह मन ही मन चैन की सांस लेने लगा, लेकिन शायद उसकी यह सांस ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। सुरेश ने महसूस किया कि उसके दोनों पैर किसी ने पकड़ लिए हैं। उसने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उसने दोबारा अपने पैरों को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पैरों के नीचे एक चुड़ैल थी जिसने मजबूती से उसके दोनों पैर पकड़े रखे थे। सुरेश बहुत डर गया था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। चुड़ैल ने सुरेश के दोनों पैर पकड़कर उसको जमीन के अंदर घसीट लिया और गायब हो गई। दूसरे दिन सुरेश के दोस्तों ने सुरेश को कॉल किया लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। दोस्तों ने सोचा कि शायद वह अपने राज्य जाकर बात करेगा, इसलिए दोस्तों ने 1-2 दिन इंतज़ार किया। इतना इंतज़ार करने के बाद सुरेश का कोई भी कॉल ना आने पर दोस्तों को चिंता हुई और उन्होंने सुरेश के मम्मी पापा को कॉल किया। सुरेश के मम्मी पापा से बात करके उनको पता चला कि सुरेश तो घर आया ही नहीं है। उनको यही पता था कि सुरेश नौकरी कर रहा है। सब पता लगने के बाद आखिरकार दोनों दोस्तों ने पुलिस स्टेशन जाकर सुरेश के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कॉल सेंटर के आसपास देखा, हर जगह जांच पड़ताल की, लेकिन सुरेश को नहीं ढूंढ पाए। सुरेश के दोस्तों को शक हुआ कि जरूर कुछ हुआ होगा, इसलिए वो दोनों एक बाबा के पास गए। इसका समाधान पूछा। बाबा ने बरसों पुरानी एक कहानी उनको सुनाई। आज से बहुत सालों पहले इस कॉल सेंटर में कई युवक युवतियां काम करते थे। सब मन लगाकर काम करते थे, लेकिन कॉल सेंटर का प्रबंधक बहुत ही क्रूर और स्ट्रिक्ट था। उसका नाम देव था। वो अपने कर्मचारियों को अक्सर देरी से तनख्वाह देता था और कुछ एम्प्लॉयज़ को तो उसने महीनों से तनख्वाह ही नहीं दी थी। हर बार वह दूसरे महीने दे देंगे कहकर बात को टाल देता था। उनसे कई गुना ज़्यादा भी कमा लेता था। उसी कॉल सेंटर में विजय और विनीता नाम के 2 अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। विजय की मम्मी की तबीयत एक दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। समय पर सैलरी न मिलने से वो अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाया और उसकी माँ की डेथ हो गई। विजय ने उस रात को कॉल सेंटर की 3री मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। उसको ऐसा हाल में देखकर उसकी फ्रेंड विनीता को भी दिल का दौरा पड़ा और उसकी भी डेथ हो गई। तब से इन दोनों की आत्मा इस कॉल सेंटर में कैद हो गई हैं और काम करने वाले अनेक कर्मचारियों को अक्सर ये डराते हैं और कितने लोगों को तो मार भी चुके हैं। आपका दोस्त सुरेश भी इन्हीं का शिकार हुआ था। विजय और विनीता के इस हादसे के बाद देव इस कॉल सेंटर को छोड़कर दूसरे शहर भाग गया और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। अगर इस कॉल सेंटर में शांति चाहिए तो कैसे भी करके देव को कॉल सेंटर के भीतर लाना होगा। फिर उस चुड़ैल और प्रेत अपना बदला पूरा करने के बाद हमेशा के लिए इस कॉल सेंटर को छोड़कर चले जाएंगे। मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ जिससे देव जिस जगह पर भी होगा वहाँ से कुछ देर में कैसे भी करके इस शहर में पहुँच जाएगा और उसके पैर अपने आप यहाँ खींचे चले आएंगे। ऐसा कहकर बाबा ने कुछ मंत्र बोले और रात होने का इंतज़ार किया। जैसे ही रात हुई, बाबा के कहने के मुताबिक कॉल सेंटर के बाहर देव मौजूद था। देव धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक उसके कदम रुक गए क्योंकि बाबा ने मंत्र बोलना बंद कर दिया था। रात के 12 बजे थे। देव को तो कुछ पता ही नहीं था कि वह कहाँ आया है, लेकिन मंत्र बोलना बंद करने के बाद उसको पता चला कि वह सायापुर शहर में है, शांति कुंज कॉल सेंटर में है। अचानक उसको पुरानी बातें याद आ गईं और वह बहुत डरने लगा। देव के हाथ पैर कांपने लगे। डरावनी आवाज़ उसको सुनाई दी और एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके निकट आ रही थी। अचानक परछाई ओझल हो गई और एक कटा हुआ हाथ देव के नज़दीक आया और उसका गला जोर से पकड़कर उसको ऊपर की ओर खींचा और नीचे गिरा दिया। गिरकर उठने के बाद उसने देखा कि
उसके सामने काले कपड़ों में एक भूत था और उसके ठीक पीछे सफ़ेद रंग के वस्त्रों में एक खतरनाक चुड़ैल जिसके नाखून खून से रंगे हुए थे। देव ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से मेरी माँ चली गई, मुझे खुदकुशी करनी पड़ी। मेरी दोस्त विनीता की भी जान चली गई। आज मैं और विनीता दोनों मिलकर तुझे भी हम लोग पहुंचा देंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल ने अपने लंबे नाखून से उसका गला पकड़ा और जोर से दबाकर अपने हाथ खून में लाल कर लिए। थोड़ी ही देर में देव मर गया। फिर दोनों गायब हो गए और शांति कुंज में कभी वापस लौटकर नहीं आया। तो दोस्तों, कॉल सेंटर का भाग 1 और भाग 2 इस तरह से पूरा हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं।